जय श्री राम दोस्तों, न्यू सक्षम क्लासेज श्री माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है व्यंजन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यंजन वर्ण। देखो, जैसा कि हम जानते हैं, पहले भी हमने पढ़ा है, पिछली कक्षाओं में भी हमने देखा था कि व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु को, फेफड़ों से उठने वाली श्वास वायु को मुख विवर में कोई ना कोई अवरोध या टकराव जो है उसका सामना करना पड़ता है। मुख विवर में अवरोध, जब किसी ध्वनि का हम उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठने वाली प्राण वायु को मुख विवर में कोई अवरोध मिलता है या कोई टकराव उसके साथ होता है, श्वास वायु जो है बाहर निकलने का प्रयास करती है लेकिन अवरोध आ जाता है, और उस अवरोध को हटाने के लिए श्वास वायु को किसी अन्य ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है। किसी अन्य ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है। अब इस अन्य ध्वनि की सहायता से ही क्या हटता है? विरोध या जो अवरोध मुख विवर में आया था, वाग यंत्र में जो अवरोध हुआ था वो दूर होगा, और जब अवरोध दूर होगा तो ध्वनि का क्या होगा? उच्चारण होगा। तब ध्वनि का क्या होगा? उच्चारण होगा। अर्थात हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि किसी भी अन्य ध्वनि की सहायता से, किसी भी अन्य व्यंजन या अन्य वर्ण या अन्य ध्वनि की सहायता से जो उच्चरित होती हैं, किसी अन्य ध्वनि की सहायता से उच्चरित होने वाली ध्वनियां क्या कहलाती हैं? व्यंजन ध्वनियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? व्यंजन ध्वनियां कहलाती हैं, जिनको किसी अन्य ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है। बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के उनका उच्चारण संभव नहीं है, तो ऐसी ध्वनि को हम व्यंजन ध्वनियां कहते हैं। हमारी जो हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा की यदि बात करें तो यहाँ कुल 33 व्यंजन ध्वनियां हैं। मुख्यतः कुल 33 व्यंजन ध्वनियां हमारी हिंदी भाषा में पाई गई हैं। 33 ध्वनियां कौन कौन सी हैं? व्यंजन ध्वनियों की यहां बात हो रही है। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ और या, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म, य, र, ल, व, श, श, श और है। इस प्रकार देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और 33। इस प्रकार जो हमारी जो हिंदी वर्णमाला है, हिंदी भाषा की जो वर्णमाला है, उसमें जो मुख्यतः जो व्यंजन ध्वनियां हैं, मुख्यतः व्यंजन जो ध्वनियां हैं वो कितनी है? 33 है। अब देखो यहाँ क, ख, ग, घ, ङ, इनकी संख्या कितनी है? 5। ये भी कितने हैं? 5 5 5 और 5। देखो ये क्या है? 5 5 के जोड़े में है, 5 5 के जोड़े में है, अर्थात 5 5 के इनके वर्ग बना दिए गए हैं। जैसे कैसे शुरू होने वाली जो ध्वनियां हैं, 5 ध्वनियां, उनका एक वर्ग बना दिया है। यहाँ च से शुरू होने वाली, यहाँ ट, त और प, इन सब में 5 5 ध्वनियां हैं। सब में 5 5 ध्वनियां हैं, अर्थात कुल ध्वनियां कितनी हैं? 25। तो ये जो 25 जो वर्ण हैं, कैसे लेकर मैं तक,
इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। देखो वर्गीय व्यंजन क्यों कहा है इनको, क्योंकि इनको 5-5 के वर्गों में रखा गया है। 5-5 के 5 वर्ग हैं, 5-5 की संख्या में 5 वर्ग हैं, अर्थात 5 ध्वनियों का क्या है, एक वर्ग है, फिर 5 ध्वनियों का एक वर्ग है, फिर 5 ध्वनियों का एक वर्ग है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। और यदि इनके नामकरण की बात करें, वर्गों की यदि बात करें, तो जो वर्ग जिस ध्वनि से शुरू होता है, जो वर्ग जिस ध्वनि से शुरू होता है, उस वर्ग का नाम उसी वर्ण के नाम पर रखा गया है। जैसे यहाँ जो पहले वर्ग की यदि बात करें तो इसको कै वर्ग कहा जाता है, इसको चय वर्ग कहा जाता है, इसको टय वर्ग, तय वर्ग और पय वर्ग। इस प्रकार जो 25 जो व्यंजन ध्वनियां हैं, ये वर्गीय व्यंजन ध्वनियां हैं। इनको 5-5 के अलग अलग वर्गों में रखा गया है। यहां यदि य र ल व की बात करें तो इनको अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, अंतस्थ वर्ण। देखो इनको अंतस्थ वर्ण कहने का कारण क्या है, अंतस्थ का मतलब, अंतः का मतलब मध्य, अर्थात जो मध्य में स्थित हैं, जो मध्य में स्थित हैं, जो मध्य में स्थित हैं, उनको क्या कहा गया है, अंतस्थ व्यंजन कहा गया है, या अंतस्थ वर्ण इनको कहा गया है। अब देखो अंतस्थ क्यों कहा गया है, ये मध्य में किस प्रकार स्थित हैं। यहां मध्य में स्थित होने का मतलब है कि किन किन के मध्य में स्थित हैं, व्यंजन और स्वर, व्यंजन और स्वर। ये जो ध्वनियां हैं य र ल व, जिनको हमने अंतस्थ वर्ण कहा है, जो मध्य में स्थित हैं, किनके, व्यंजन और स्वरों के मध्य में इनको स्थान दिया गया है। अर्थात इसका कारण यह है कि य र ल व, य र ल व का जो उच्चारण है, य र ल व का जो उच्चारण है वो स्वरों की तरह भी होता है और व्यंजनों की तरह भी होता है। य र ल व का जो उच्चारण है वो व्यंजनों की तरह भी होता है और स्वरों की तरह भी होता है। इनको व्यंजनों की तरह भी बोला जाता है और स्वरों की तरह भी इनका जो है व्यवहार है। देखो स्वरों की तरह क्यों बोले जाते हैं, व्यंजन तो है, व्यंजन तो है ही, क्योंकि इनको भी क्या पड़ती है, किसी अन्य जो ध्वनि है उसकी सहायता की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कभी कभी जब ऐसी स्थिति हो कि हमारे पास स्वर ना हो, तो उस स्थिति में इनको बिना स्वर के भी इनका उच्चारण किया जा सकता है। बिना स्वर की सहायता के भी इनका कभी कभी क्या हो जाता है, उच्चारण संभव हो जाता है। इसलिए इनका जो उच्चारण है वो स्वरों की तरह भी मान्य है। तो इस प्रकार इनको स्वरों और व्यंजन, स्वरों और व्यंजनों दोनों की तरह इनका उच्चारण होने के कारण इनको अंतस्थ ध्वनियां कहा गया है। देखो जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि कोई भी शब्द है, किसी भी शब्द के शुरुआत वाला जो वर्ण है वो जब स्वर रहित होता है, किसी भी शब्द के शुरुआत में यदि कोई वर्ण स्वर रहित हो, स्वर रहित हो, किसी भी शब्द का शुरुआती जो ध्वनि है, शुरुआती जो वर्ण है वो यदि स्वर रहित होता है, तो उसका, उस शब्द का उच्चारण करते समय हम क्या करते हैं, उससे पहले किसी न किसी स्वर की सहायता लेते हैं। उस शब्द से पहले, अर्थात जो प्रारंभिक जो स्वर रहित जो वर्ण है, व्यंजन वर्ण, प्रारंभिक जो स्वर रहित जो व्यंजन ध्वनि है, उसको उच्चरित करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी न किसी स्वर की सहायता उसके पहले लेते हैं। जैसे स्थान, यहां हमारे पास देखो क्या है, स्थान, जैसे स्नान है, स्कूटर है। इस प्रकार यदि इन शब्दों की हम बात करें तो यहां देखो जो स आया है, ये जो स है वो क्या है, स क्या है, स यहां स्वर रहित है, स यहां क्या है, स्वर रहित है। आगे इसके साथ स्वर नहीं है, कौन है, व्यंजन है। इस स के आगे कौन है, व्यंजन है, इसलिए अर्थात इसके साथ क्या नहीं है, स्वर नहीं है। तो इसका उच्चारण करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी न किसी स्वर की सहायता लेते हैं। स्वर की सहायता कैसे लेते हैं, जैसे यहाँ स्नान है, इसको हम क्या बोलेंगे, या तो ई लगाकर बोलेंगे, स्नान बोलेंगे, या तो क्या बोलते हैं, स्नान। इसी प्रकार स्थान को क्या बोलते हैं, स्थान बोलते हैं। और इसी प्रकार स्कूटर को क्या बोलते हैं, स्कूटर बोलते हैं। यानी कि ई जो स्वर है इसकी हम सामान्यतः सहायता लेते हैं, लेकिन यदि ई की ना लेकर हम किसी अन्य स्वर की भी सहायता ले सकते हैं।
जैसे हम स्कूटर बोल सकते हैं, स्थान बोल सकते हैं, या स्नान हम बोल सकते हैं। इस प्रकार किसी न किसी स्वर की क्या ली है हमने यहाँ, सहायता ली है। यहाँ किसी न किसी स्वर की क्या ली है, सहायता ली है। लेकिन यदि यहाँ न थ क, यदि इनकी जगह क थ न की जगह यदि इनमें से अंतस्थ वर्णों में से यदि कोई वर्ण हो, यदि यहाँ क थ न के स्थान पर यदि य र ल व जो अंतस्थ वर्ण है, मध्य की जो ध्वनियां हैं, इनमें से यदि कोई वर्ण हो, कोई ध्वनि हो, तो वहां हमें इधर वाले इस स्वर की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो स्वर रहित जो वर्ण शुरुआत में आ रहा है, इसके साथ जुड़ने के बाद ये किसका व्यवहार करेंगे, स्वर का व्यवहार करेंगे। और इस प्रकार ये जो प्रारंभ में जो अर्धवर्ण आ रहा है, इसका उच्चारण करने के लिए यहाँ ये स्वर का काम करेंगे, और इसलिए स्वर का काम इनके द्वारा किए जाने के कारण यहाँ हमें इनसे पहले किसी स्वर की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखो दोस्तों, एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, जैसे यहाँ इनके जगह हम इनमें से कोई वर्ण लें, जैसे स्लेट। अब यहाँ देखो ल ले लिया, तो अब इसके साथ पहले किसी भी ई या ए किसी स्वर की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं, अर्थात इसको स्लेट या अस्लेट बोलने की आवश्यकता नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लेट बोलते हैं। अर्थात ये जो ल आया है, ये किसका व्यवहार कर रहा है, यहाँ स्वर का व्यवहार कर रहा है। इसी प्रकार हम अन्य उदाहरण देख सकते हैं, जैसे स्याही। क्या है, स्याही। तो यहाँ स्याही में देखो स क्या है, अर्धवर्ण के रूप में आया, लेकिन इसके साथ आगे कौन है, यह है, अंतस्थ वर्ण है। और अंतस्थ वर्ण होने के कारण इसके पहले किसी भी स्वर की सहायता लेने की आवश्यकता हमें नहीं है। इस प्रकार इसको क्या बोलते हैं, स्याही हम बोलते हैं। इसी प्रकार और भी बहुत से जो उदाहरण है वो हम ले सकते हैं, जैसे श्राव। अब यहाँ देखो स क्या है, अर्धवर्ण है, ये र जो नीचे लगा है ये क्या है, पूरा है। अब यहाँ स अर्धवर्ण है और आगे कौन आ गया है, र आ गया है। अब र आने के कारण इससे पहले हमने किसी स्वर की सहायता नहीं ली है, सीधा सीधा हमने क्या बोला, इसको श्राव बोला है। तो इस प्रकार यहाँ समझाने का मतलब ये है, ये उदाहरण देने का जो औचित्य है वो यही है कि ये जो य र ल व जो अंतस्थ वर्ण है, ये कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर स्वरों की तरह भी व्यवहार करते हैं। इसलिए इनका जो स्थान है, इनको दिया गया है वो स्वरों और व्यंजनों के मध्य दिया गया है। कभी कभी इनको हम अर्ध स्वर भी बोल देते हैं, अंतस्थ वर्ण या अर्ध स्वर। इनके उच्चारण के समय यद्यपि हम किसी अन्य स्वर की सहायता लेते हैं, अन्य ध्वनि की सहायता लेते हैं, लेकिन कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर यह स्वर का व्यवहार करते हैं। इसलिए इनको क्या कहा गया है, अंतस्थ या मध्य की जो स्थिति है इनकी स्वरों और व्यंजनों के है। आगे देखो श श स है, श श स है, इनको कहा जाता है उष्म व्यंजन, उष्म या उष्ण, उष्म या उष्ण व्यंजन। देखो इनको उष्म या उष्ण व्यंजन कहने का कारण यह है कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो आपको पता है कि किसी भी हम व्यंजन ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो मुख विवर में कहीं ना कहीं अवरोध या टकराव जरूर होता है। अब इनका उच्चारण करते समय कंडीशन थोड़ी अलग होती है। इनका उच्चारण करते समय श्वास वायु को अवरोध तो आता है, श्वास वायु के मार्ग में क्या उत्पन्न होता है, अवरोध तो उत्पन्न होता है। या यूं कहें कि जो वाग यंत्र है, वाग यंत्र के कोई ना कोई दो अवयव, वाग यंत्र के कोई ना कोई दो अवयव परस्पर टकराने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, जब दो अवयव परस्पर टकराएंगे तभी तो अवरोध उत्पन्न होगा। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि जैसे ये श्वास वायु आ रही है, ये क्या है, श्वास वायु है जो फेफड़ों से उठकर आ रही है। अब ये जैसे ही मुख गुहा में प्रवेश करेगी, मुख गुहा से जैसे निकलने की कोशिश करेंगे, जैसे यहाँ हम स के उच्चारण से समझते हैं। अब स का जब हम उच्चारण करेंगे तो जो जीवा है, ये ऊपर हमारा तालु है, ये क्या है, जीवा है। अब स का हम जैसे ही उच्चारण करेंगे, जीवा क्या करेगी, तालु पे टकराने की कोशिश करेगी, तालु पे टकराने की कोशिश करेगी। अब तालु पे यदि जीवा टकरा जाएगी तो पूर्ण अवरोध हो जाएगा। लेकिन ये जो उष्म व्यंजन है, इनके समय पूर्ण जो स्पर्श है वो पूर्ण नहीं होता है, स्पर्श पूर्णतः नहीं होता है। अर्थात यहाँ जो जीवा है वो तालु पे पूर्णतः स्पर्श नहीं करेगी। यहाँ जीवा स्पर्श करने के लिए जाएगी, जीवा
तालु पे स्पर्श करने के लिए जाती है, लेकिन जो ही जीवा इसको स्पर्श करने वाली होती है, अर्थात मार्ग बिल्कुल दोनों के मध्य का जो मार्ग है वो बिल्कुल संकरा हो जाता है। जीवा जैसे स्पर्श करने ही वाली होती है, इतने में जो श्वास वायु है वो रगड़ के साथ बाहर निकल जाती है। इतने में कौन आ जाती है, यहाँ श्वास वायु आ जाती है और श्वास वायु सट से बाहर निकल जाती है। अब आपको पता है कि ये टकराने के लिए जीवा जब ऊपर गई है तो यहाँ जो श्वास वायु का मार्ग है वो क्या हो गया है, संकरा हो गया है। अरे जीवा यदि यहाँ होती तो मार्ग बिल्कुल खुला होता, आसानी से जो है श्वास वायु बाहर आ जाती जैसा सौरों में होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, जीवा के यहाँ चले जाने के कारण ये जो श्वास वायु को निकलने के लिए जो रास्ता मिल रहा है ये काफी क्या हो जाता है, संकरा हो जाता है। और इसके संकरा हो जाने के कारण श्वास वायु दोनों तरफ से वेग से दोनों तरफ स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। जब खुला खुला रास्ता हो तो कोई भी आसानी से निकल जाएगा, लेकिन जब रास्ता संकरा हो तो दोनों तरफ क्या होगा, घर्षण होगा, दोनों तरफ क्या होगा, घर्षण होगा। तो इस प्रकार जो श्वास वायु है वो घर्षण करती हुई बाहर निकलती है। क्या करती है, घर्षण करती हुई बाहर निकलती है। अब यदि घर्षण करती हुई श्वास वायु बाहर निकलती है तो आपको पता है कि जब भी दो वस्तुओं के मध्य, दो पदार्थों के मध्य यदि घर्षण होगा तो क्या होगा, गर्माहट उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी, गर्माहट उत्पन्न होगी, या गर्मी जो उष्मा है वो उत्पन्न होगी। अब यहाँ गर्माहट उत्पन्न होने के कारण या उष्मा उत्पन्न होने के कारण जो श्वास वायु जो मुख्य विवर से बाहर आ रही है यहाँ, वो थोड़ी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, गर्म या उष्ण हो जाती है, थोड़ी गर्म या उष्ण हो जाती है। और इसी कारण इनको क्या बोला जाता है, उष्ण या उष्ण वर्ण इनको बोला जाता है। तो इस प्रकार ये हमारे जो 33 जो व्यंजन वर्ण हैं ये वर्णमाला में इस प्रकार से हमारे सामने रखे गए हैं। अब आगे देखो हम व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो देखते हैं कि व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो विभिन्न आधारों पे व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। अब यहाँ जो सबसे पहले हम जो आधार लेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण का, वो लेंगे प्रयत्न के आधार पर, अर्थात प्रत्येक जो व्यंजन जो ध्वनि है उसको उच्चारण करते समय जो वाग यंत्र है हमारा, उसमें किस प्रकार से कौन कौन से अवयव क्या क्या प्रयत्न करते हैं, क्या क्या उनके द्वारा प्रयास किए जाते हैं, क्या क्या घटनाएं वहाँ होती हैं, इस आधार पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। इस आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। तो देखो सबसे पहला जो हमारे पास यदि प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्णों के यदि विभाजन की बात करें, प्रयत्न के आधार पर यदि बात करें तो सबसे पहले होता है हमारे पास स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, देखो स्पर्शी व्यंजन क्या है कि स्पर्शी व्यंजनों में मुख्यतः इस बात का ध्यान रखा जाता है, या देखो नाम से ही पता लग रहा है स्पर्श, यानी कि कहीं ना कहीं क्या होता है, स्पर्श होता है। या जिन ध्वनियों का या जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करते समय वाग यंत्र में जब दो अवयव आपस में स्पर्श करते हैं, दो अवयव आपस में क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो दो अवयवों के परस्पर स्पर्श करने के कारण, दो अवयवों के परस्पर स्पर्श करने के कारण उच्चारित होने वाली जो ध्वनियां हैं उनको कौन सी ध्वनियां कहा जाएगा, उनको स्पर्शी ध्वनियां। या यहाँ व्यंजनों की बात हो रही है, व्यंजनों में ही स्पर्श होता है, स्वरों में कोई किसी प्रकार का स्पर्श अवरोध नहीं होता है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अस्पर्शी व्यंजन वे व्यंजन ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय हमारे वाग यंत्र में कोई भी दो अवयव या हवा के साथ जो है अवयवों का क्या होता है, स्पर्श होता है, या जो दो अवयव हैं वो परस्पर स्पर्श करते हैं। इसी कारण इनको क्या कहा गया है, स्पर्शी व्यंजन इनको कहा गया है। इनको क्या कहा गया है, स्पर्शी व्यंजन इनको कहा गया है। अब देखो स्पर्शी व्यंजनों की यदि बात करें, स्पर्शी व्यंजनों की यदि बात करें तो क, ख, ग, घ। देखो प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर छोड़ना है, प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर हमें क्या करना है, छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि जो पंचमा अक्षर है वो अनुनासिक में आएगा। किस में आएगा? अनुनासिक में आएगा। तो इस प्रकार क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ और फिर
पंचमा अक्षर को छोड़ देना है। इसी प्रकार कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर जो मैं तक की जो ध्वनियां हैं जिनको हमने वर्गीय व्यंजन कहा था, अभी हमने जिनको क्या कहा था, वर्गीय व्यंजन कहा था। ये जो कैसे लेकर जो मैं तक की जो ध्वनियां हैं जिनमें प्रत्येक वर्ग का जो पंचमा अक्षर है उसको छोड़ देना है, पंचमा अक्षर को छोड़ देना है। तो पंचमा अक्षर को छोड़ते हुए जो वर्गीय व्यंजन है वो सभी क्या हैं, स्पर्शी व्यंजन है। सभी क्या हैं, स्पर्शी व्यंजन है। इनके उच्चारण के समय कहीं ना कहीं दो अवयवों के मध्य क्या होता है, स्पर्श होता है। हम प्रैक्टिकली किसी भी जो व्यंजन ध्वनि है इनमें से उनका उच्चारण करके हम देख सकते हैं। जैसे यदि तय का उच्चारण करके देखें, पै का उच्चारण, देखो पै का उच्चारण करेंगे तो स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। पै का यदि हम उच्चारण करेंगे या पै फै बै भै इनमें से किसी का भी यदि उच्चारण करेंगे तो हमारे जो बाहर के जो होठ हैं, दोनों हमारे जो बाहर होठ हैं उन दोनों में क्या होता है, आपस में टकराते हैं, आपस में क्या होता है, स्पर्श होता है, आपस में क्या होता है, स्पर्श होता है। इसी प्रकार यदि तय की बात करूं, तय की बात करूं तो यदि तय का हम उच्चारण करेंगे तो तय का उच्चारण करते समय क्या होगा, जो जीवा है वो हमारे तालु पे क्या करती है, स्पर्श करती है। इसी प्रकार यदि तय की बात करें तो मूर्धा पे हमारी जीवा स्पर्श करती है। तो इस प्रकार स्पर्शित ध्वनियों में क्या होता है कि कोई ना कोई दो अवयव परस्पर क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। इनको क्या कहा जाता है, स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। दूसरा जो हमारा भेद है वो आता है संघर्षी व्यंजनों का। किसका आता है दोस्तों, संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, देखो इनको स्पर्शी को स्पष्ट व्यंजन भी कहा जाता है, स्पष्ट ध्वनियां भी इनको कहा जाता है। स्पष्ट से ही स्पष्ट बना है। संघर्षी व्यंजन की यदि बात करूं तो यहां देखो क्या होता है, देखो नाम से ही पता लगेगा, संघर्षी यानी कि संघर्ष होगा। क्या होगा, संघर्ष होगा। संघर्ष कौन करेगी, समास होय। संघर्ष कौन करेगी, समास होय। अब आपको पता है कि हमने अभी जो उसमें जो व्यंजन देखे थे, अभी हमने उसमें या जो उष्ण जो व्यंजन देखे थे उनमें क्या हो रहा था, उनमें देखो दो अवयव परस्पर इतने नजदीक आ जाते हैं, दो अवयव परस्पर इतने नजदीक आ जाते हैं कि जो श्वास वायु है, श्वास वायु का जो मार्ग है, श्वास वायु का मार्ग काफी क्या हो जाता है, संकरा हो जाता है। काफी क्या हो जाता है, संकरा हो जाता है। अब आपको पता है जब किसी भी संकरे रास्ते से हमें निकलना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। और उस संघर्ष के कारण ही वो क्या करती है, संघर्ष करती हुई दोनों तरफ स्पर्श करती हुई क्या करती है, बाहर निकलती है। इस प्रकार वहां क्या हुआ है, संघर्ष हुआ है। और संघर्ष के कारण ही जो श्वास वायु थी वो क्या हो गई थी, गर्म हो गई थी। तो इस प्रकार यदि संघर्षी व्यंजनों की बात करें तो वे व्यंजन ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय जो वाग् यंत्र है, वाग् यंत्र के दो अवयव परस्पर इतने नजदीक आ जाते हैं कि फेफड़ों से निकलने वाली श्वास वायु का जो मार्ग है वो काफी सकरा हो जाता है। और काफी सकरा हो जाने के कारण जो श्वास वायु है उसको क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष करने के कारण अर्थात श्वास वायु के संघर्ष के साथ जो ध्वनियां उच्चारित हो रही हैं उन्हें क्या कहा जाता है, संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। तो हम उसमें व्यंजनों को इसमें रख सकते हैं, जैसे श, और है। ये क्या है, संघर्षी व्यंजन। अब आगे का जो हमारा भेद है वो है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। यहां देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां देखो स्पर्श भी हुआ है और संघर्ष भी हुआ है। यहां स्पर्श भी हुआ है और संघर्ष भी हुआ है। अब स्पर्श की यदि बात हो रही है, देखो यहां ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, स्पर्श और संघर्षी। संघर्ष का मतलब आपको पता है, श्वास वायु का मार्ग क्या हो गया है, सकरा हो गया है, जिसके कारण क्या हुआ, श्वास वायु को संघर्ष करते हुए बाहर निकलना पड़ रहा है। स्पर्श का मतलब आपको पता है, अभी स्पर्शी व्यंजनों में हमने चर्चा की है कि कोई ना कोई दो अवयवों का परस्पर क्या होता है, स्पर्श होता है। परस्पर क्या होता है, स्पर्श होता है।
अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि कोई भी जो व्यंजन ध्वनि होती है, यदि हम उसका उच्चारण करते हैं, किसी भी व्यंजन ध्वनि का हम उच्चारण करते हैं, वो दो भागों में होता है। किसी भी व्यंजन ध्वनि का उच्चारण जो है दो भागों में होता है। दो भागों में कैसे? अब आपको पता है कि किसी भी व्यंजन ध्वनि का वर्ण रूप में उच्चारण तो संभव है नहीं, वर्ण रूप में उच्चारण संभव है नहीं। उसका उच्चारण करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? किसी न किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो इस प्रकार दो टुकड़ों में उसका उच्चारण होता है। जैसे यहाँ हम च की बात करें तो च प्लस ए बराबर क्या होगा? च का उच्चारण होगा। च प्लस ए बराबर क्या होगा? च का उच्चारण होगा। तो इस प्रकार जो च हमारे पास है, इसका उच्चारण कितने भागों में हुआ है? दो भागों में हुआ है। ये पहला भाग और ये दूसरा भाग। तो इस प्रकार ये ध्यान में रखना है आपको कि व्यंजन ध्वनि का उच्चारण हमेशा कितने भागों में संभव है? दो भागों में संभव होता है, क्योंकि वर्ण रूप में तो व्यंजन ध्वनि का उच्चारण संभव है ही नहीं। अब यहाँ बात स्पर्श और संघर्ष दोनों की हुई है। तो यहाँ देखो, देखने वाली बात यह है कि इन ध्वनियों का जो स्पर्श संघर्षी जो व्यंजन है, इनका जो पहले वाला जो भाग होगा वो क्या होगा? स्पर्शी होगा। पहले वाला भाग क्या होगा? स्पर्शी होगा। और जो उच्चारण का जो बाद वाला भाग है, जो दूसरे भाग की हम बात कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? थोड़ा संघर्षी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? संघर्षी हो जाएगा। पहला भाग क्या होगा? स्पर्शी होगा और दूसरा भाग क्या होगा? संघर्षी होगा। तो पहले तो हमें स्पर्शी देखना है। तो स्पर्शी जो यदि व्यंजनों की बात करें तो हमारे पास कुल स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? 20 हैं। कुल स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? 20 हैं। अरे वर्गीय जो व्यंजन थे सभी क्या हैं? स्पर्शी हैं। यदि पंचमाक्षर को निकाल दें तो पांचों वर्गों में से 5 पंचमाक्षर निकल गए। इस प्रकार हमारे पास जो स्पर्शी व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी शेष रही? 20 शेष रही। अब इन 20 व्यंजनों में से हमें ये देखना है कि इन 20 में से कौन से ऐसे व्यंजन हैं जिनका बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, जिनका बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है। तो यहां हमारे पास यदि मैं च वर्ग की बात करूं, च, छ, ज, झ हो गए, च, छ, ज, झ। अब यदि इन वर्णों का हम उच्चारण करेंगे, इन व्यंजनों का यदि उच्चारण करेंगे तो इनमें ये बात लागू होगी। कौन सी? कि पहला जो भाग है वो क्या होगा? स्पर्शी होगा और बाद वाला भाग क्या होगा? संघर्षी होगा। देखो कैसे होता है, जब यदि हम च का उच्चारण करेंगे तो पहले भाग में क्या होगा? जो जीवा है, जो जीवा है वो क्या करेगी? तालु पे स्पर्श करेगी। तालु पर क्या करेगी? स्पर्श करेगी। तालु पर क्या करेगी? स्पर्श करेगी। अब तालु पे स्पर्श करने के कारण जो श्वास वायु को क्या हो जाएगा? अवरोध आ जाएगा। श्वास वायु के सामने क्या आ जाएगा? अवरोध या टकराव आ जाएगा, क्योंकि जीवा ने क्या कर लिया है? यहाँ स्पर्श कर लिया है। लेकिन स्पर्श करते ही जब हम स्वर की सहायता लेंगे उस अवरोध को हटाने के लिए या स्पर्श को हटाने के लिए, तो वो स्पर्श थोड़ा रगड़ के साथ, या जो जीवा है जो जिसने तालु पे स्पर्श कर रखा था, वो आगे वाले भाग में क्या करती है? एक रगड़ के साथ, या यूं कहें कि जैसे ही जीवा वहां से हल्की सी स्पर्श को छोड़ने की कोशिश करती है। अब देखो यहाँ तालु है, यहाँ जो जीवा है उसने स्पर्श कर रखा था। जैसे ही जीवा यहाँ छोड़ने की कोशिश करती है, श्वास वायु जो है वो क्या करती है? सटाक से बाहर आ जाती है। श्वास वायु सटाक से बाहर आ जाती है। मतलब पहले भाग में जीवा उठी और तालु पे टच किया, इसलिए क्या हुआ? स्पर्श हुआ। लेकिन यहाँ अवरोध को हटाने के लिए स्वर की सहायता लेते ही जैसे जीवा हटने की वहां से कोशिश करती है या पूर्ण रूप से अपने आप को नहीं हटा पाती है, उतने में क्या करता है? यहाँ श्वास वायु काफी वेग से यहाँ भरी हुई थी और वेग से क्या करती है? बाहर निकल जाती है। अब यहाँ यदि वेग से निकलेगी, यहाँ मार्ग सकराई है, इसने मार्ग को काफी चौड़ा होने का इंतजार नहीं किया है श्वास वायु ने, तो यहाँ क्या होगा? संघर्ष होगा। अरे मार्ग यदि सकरा है, किसी भी कोई भी वस्तु जा रही है, कोई भी प्राणी है, कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ यदि कहीं से गुजर रहा है और उसके गुजरने का यदि मार्ग यदि काफी सकरा है तो उसको प्रयास तो करना पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो बाद वाला जो भाग है वो क्या हो गया है? संघर्षी हो गया है। बाद वाला भाग क्या हो जाता है? संघर्षी हो जाता है। तो इस प्रकार इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। अब देखो, इनको मूल रूप से इनको क्या कहा गया है?
स्पर्श संघर्षी कहा गया है, यानी कि स्पर्श भी हो रहा है और संघर्ष भी हो रहा है। लेकिन कभी यदि परीक्षा में यदि प्रश्न आ जाए, प्रश्न में हमें वहां जरूरत हो, तो हम यहाँ इनको केवल स्पर्शी में भी मान सकते हैं और संघर्षी में भी मान सकते हैं। या यूं कहें कि स्पर्शी में भी हमने इनकी गणना की थी, स्पर्शी व्यंजनों में भी इनकी क्या होती है, गणना होती है, किनकी, च, छ, झ की। और संघर्षी व्यंजनों में भी इनकी क्या होती है, गणना होती है। तो इस प्रकार जो स्पर्शी व्यंजन है उनकी संख्या कितनी हो गई, 20, और संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 8। स्पर्शी जो संघर्षी व्यंजन है उनकी संख्या भी कितनी हो गई, 8। क्योंकि ये स्पर्शी भी हैं और संघर्षी भी हैं, इसलिए इनको दोनों के साथ ही रखा जाएगा। और इस प्रकार इनको कॉमन रूप में क्या बोला जाएगा, स्पर्श संघर्षी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, स्पर्श संघर्षी बोला जाएगा। अब एग्जाम में इस तरह से इनको ध्यान रखना है कि जैसे मान लो परीक्षा में प्रश्न आ गया कि निम्न में से स्पर्शी व्यंजन है, निम्न में से स्पर्शीय व्यंजन है, तो हमारे पास ऑप्शन में जैसे य, र, ल और च दे रखा है, य, र, ल, च दे रखा है। तो यहाँ हमें किसको चूज करना है, च को चूज करेंगे, क्योंकि च क्या है, स्पर्शी है, च क्या है, स्पर्शी है। और इसी प्रकार मान लो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से संघर्षी वर्ण है, निम्न में से संघर्षी वर्ण है। अब देखो वहां हमें ऑप्शन देखना है, वहां विकल्प में क्या दे रखा है। अब विकल्प में हमें यदि संघर्षी पूछेगा तो हमारा जो ध्यान है पहले किधर जाएगा, स है की तरफ जाएगा। लेकिन यदि ये विकल्प में नहीं है तो फिर हमें किसको चुनना है, च, छ, ज, झ का भी ध्यान रखना है। इसी प्रकार यदि स्पर्शी व्यंजन की बात करें तो पहले हमारा जो ध्यान है वो किनके ऊपर जाएगा, क, ख, ग, घ और त, और प पे जाएगा। लेकिन यदि वहां ये विकल्प में नहीं है तो हमें किसको ध्यान में रखना है, च, छ, च को भी ध्यान में रखना है। इस प्रकार इनको हमें स्पर्शी के साथ भी देखना है, संघर्षी के साथ भी देखना है। हाँ, यदि स्पर्श संघर्षी पूछा जाए तब सिर्फ इन 4 को ध्यान में रखना है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस प्रकार स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। च, छ, ज और झ। अब अगला आता है अनुनासिक, अनुनासिक व्यंजन। देखो दोस्तों, अनुनासिक व्यंजन की परिभाषा हमने पहले भी पढ़ी थी, स्वरों के साथ भी हमने देखा था कि किसी भी स्वर का यदि हम उच्चारण करते समय श्वास वायु को अल्प मात्रा में या एक अंश जो है श्वास वायु का यदि मुख के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकालते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, अनुनासिक वर्ण कहेंगे, अनुनासिक ध्वनि कहेंगे, अनुनासिक स्वर उसको कहेंगे। तो अनुनासिक व्यंजन की बात आते ही हमारे ध्यान में ये बात आनी चाहिए कि यहाँ बात किसकी हुई है, अनुनासिक की बात हुई है। अब चाहे वो व्यंजन हो, चाहे स्वर हो, चाहे कोई भी ध्वनि हो, अनुनासिक और निरनुनासिक में इतना ही ध्यान रखना है कि अनुनासिक वे ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठने वाली जो प्राण वायु है, श्वास वायु है, वो मुख विवर के साथ साथ कुछ मात्रा में नासिका से भी बाहर आए, तो वे जो ध्वनियाँ हैं क्या कहलाएंगी, अनुनासिक ध्वनियाँ कहलाएंगी। और निरनुनासिक वे ध्वनियाँ कहलाती हैं जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु की जो पूरी की पूरी जो मात्रा है वो मुख से ही बाहर आती है, उनको निरनुनासिक कहा जाएगा। अब यहाँ अनुनासिक की बात हुई तो अनुनासिक व्यंजन वे व्यंजन ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु का एक अंश जो है मुख के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकलता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, अनुनासिक व्यंजन ध्वनियाँ उनको कहेंगे। तो अनुनासिक व्यंजन ध्वनियों की यदि बात करें तो प्रत्येक वर्ग का जो पंचमा अक्षर है, प्रत्येक वर्ग के पंचमा अक्षर का उच्चारण करते समय ये कंडीशन लागू होती है। कौन सी, कि जब भी हम प्रत्येक वर्ग के पंचमा अक्षर का उच्चारण करेंगे, जैसे नंग, न, य, न और मैं, तो देखो दोस्तों यहाँ
जब भी हम पंचमाक्षर का उच्चारण करेंगे तो जो श्वास वायु जो फेफड़ों से आ रही है वह पूरी की पूरी मात्रा मुख से न निकलकर कुछ अंश जो है वायु का वो नासिका से भी बाहर निकलता है। तो इस प्रकार इन जो पंचमाक्षर हैं इनको क्या कहा गया है? अनुनासिक व्यंजन इनको कहा गया है। इनको क्या कहा गया है? अनुनासिक व्यंजन इनको कहा गया है। देखो इनमें स्पर्श भी होता है, इनमें स्पर्श भी होता है, इनमें स्पर्श भी होता है। जैसे मान लो कि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से स्पर्शी व्यंजन है, निम्न में से स्पर्शी व्यंजन है, तो वहां हमारे पास जैसे विकल्प हो यह, श, क और न। अब यदि ऐसे हमारे पास विकल्प हो तो यहां देखो स्पर्शी किसको देखेंगे? क को देखेंगे और क को ही हम मानेंगे। लेकिन यहाँ हमारे पास विकल्प में मान लो क ऑप्शन में नहीं है, क यहाँ हमारे पास ऑप्शन नहीं है, यहाँ क की जगह हमारे पास और कुछ दे रखा है, जैसे ल दे दिया, तब हम क्या मानेंगे? न को क्या मानेंगे? न अनुनासिक तो है ही, न अनुनासिक तो है, लेकिन क्या है ये? स्पर्शी भी है। न क्या है? स्पर्शी भी है। इसलिए यहाँ च, स, ल और यहाँ हम किसको मानेंगे? स्पर्शी न को मानेंगे। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं पूछा जाता है, ऐसे सीधा सीधा प्रश्न कोई नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। सीधा सीधा आपको ध्यान ये रखना है कि अनुनासिक, सबसे पहले आपको अनुनासिक को समझना है। यदि अनुनासिक और निरनुनासिक में यदि हम भेद करना जानते हैं तो हम आसानी से उनको पहचान सकते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं। इस प्रकार 4 भेद हो गए हैं, इस प्रकार हमारे 4 भेद हो गए हैं। स्पर्शी व्यंजन हो गए हैं, संघर्षी व्यंजन हो गए हैं, स्पर्श संघर्षी हो गया है और एक अनुनासिक व्यंजन हो गया है। अगले भेद की यदि बात करें तो प्रकंपित या लुंठित, प्रकंपित या लुंठित। तो देखो पहले इनके नामकरण को समझना है। यदि यहाँ नामकरण यदि समझ में आ गया तो इसकी परिभाषा भी समझ में आ जाएगी, और परिभाषा यदि समझ में आ जाएगी तो वर्ण भी समझ में आ जाएगा। तो देखो प्रकंपित यानी कि यहाँ बात किसकी हो रही है? कंपन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कंपन की बात हो रही है। लुंठित, लुंठित का मतलब जिसको लकवा मार गया हो, जिसको लकवा मार गया हो। अब देखो यहाँ कंपन और लकवे की सी बात हो रही है, तो यहाँ हमें ये देखना है कि ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण करते समय हमारी जो जीवा है, जीवा में कंपन उत्पन्न हो जाए, जीवा में क्या हो जाए? कंपन उत्पन्न हो जाए, और उस कंपन के कारण क्या लगे हमें? जैसे जो जीवा है क्या हो गई है? लुंठित हो गई है, अर्थात जीवा को क्या गया है? लकवा सा उसको मार गया है। अर्थात जीवा में जैसे किसी अंग में जैसे लकवा आता है तो जो अंग होता है वो क्या होता है? कंपायमान होता है। अंग क्या होता है? कंपायमान होता है, धूजने लगता है। इसी प्रकार यहाँ क्या होगा? जीवा में कंपन उत्पन्न होगा। यहाँ कंपन को ध्यान में रखना है। लुंठित तो देखो ये इसका दूसरा जो नाम है, इससे पुकारा गया है कि इसको प्रकंपित भी कहते हैं और इसको लुंठित भी कहते हैं। लुंठित क्यों कहते हैं? क्योंकि लकवा आने पर भी किसी अंग में क्या होता है? कंपन होता है। तो यहाँ मूल स्थिति क्या है? कंपन वाली है। मूल स्थिति कंपन वाली है कि जब किसी ध्वनि का उच्चारण करते समय जीवा में क्या हो? कंपन उत्पन्न हो, तो ऐसी ध्वनि को क्या कहेंगे? हम प्रकंपित ध्वनि कहेंगे या प्रकंपित व्यंजन इसको कहेंगे। तो हमारे पास ऐसा एक ही व्यंजन है जिसका उच्चारण करते समय क्या होता है? जीवा में कंपन उत्पन्न होता है, र। जब हम र का उच्चारण करते हैं तो जीवा क्या करती है? जीवा में कंपन उत्पन्न हो जाता है। हम व्यवहार में भी इसको देख सकते हैं, बोल के इसका उच्चारण करके देख सकते हैं र, और हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ वास्तव में जीवा में क्या हो रहा है? कंपन उत्पन्न हो रहा है।
अगला भेद आता है पार्श्विक। पार्श्विक, देखो पार्श्विक, पार्श्व का मतलब क्या होता है? पार्श्व का मतलब होता है बगल। पार्श्व का मतलब क्या होता है? बगल। और इस पार्श्व से क्या बना है? पार्श्विक। पार्श्व से क्या बना है? पार्श्विक। अर्थात जो पार्श्व या बगल से संबंधित है। किससे संबंधित है? पार्श्व या बगल से संबंधित है। अर्थात ऐसी व्यंजन ध्वनि जिसका संबंध किससे है? पार्श्व या बगल से है। अब यहाँ बगल किसकी होगी? जीवा की। यहाँ बगल किसकी होगी? जीवा की। क्योंकि जो हमारी मुख्य गुहा है, मुख्य गुहा में मुख्य जो केंद्र है उसमें कौन स्थित होती है? जीवा स्थित होती है। और यहाँ यदि पार्श्व बगल की बात करें तो जीवा के पार्श्व की बात होगी। किसकी बात होगी? जीवा के पार्श्व की बात होगी। अब यहाँ क्या होता है कि जब इन ध्वनियों का हम उच्चारण करेंगे या ऐसी ध्वनि का जब हम उच्चारण करेंगे तो जो श्वास वायु जो फेफड़ों से आ रही है वो उसका जो है मार्ग अवरोधित करने की कोशिश कौन करेगी? जीवा करेगी। जीवा क्या करेगी? उसका मार्ग अवरोधित करेगी। और यहां से कौन आ रही है? श्वास वायु आ रही है। कौन आ रही है? श्वास वायु। अरे किसी भी ध्वनि का उच्चारण करेंगे तो कौन आती है? श्वास वायु आती है फेफड़ों से उठकर। और मुख्य जो गुहा है या जो वाग यंत्र है उसमें कोई ना कोई अवयव क्या करता है? उसको अवरोधित करने की कोशिश करता है। उसका मार्ग को क्या करता है? अवरोधित करता है। अब यहां भी क्या होता है कि इस ध्वनि के उच्चारण में भी जो जीवा है वो क्या करेगी? इसका मार्ग अवरोधित करने की कोशिश करेगी या उसका मार्ग अवरोधित करेगी। लेकिन ये जो श्वास वायु है वो क्या करती है कि आगे से जो सामने से क्या है? जीवा ने क्या कर दिया है? अवरोध उत्पन्न कर दिया है। लेकिन इस अवरोध को ये नजरअंदाज करते हुए क्या करती है? जीवा के दोनों तरफ बगल से बाहर निकल जाती है। जीवा के दोनों तरफ बगल से यह क्या करती है? बाहर निकल जाती है। कौन? श्वास वायु। श्वास वायु जीवा के दोनों तरफ बगल से बाहर निकल जाती है और मुख से बाहर आ जाती है। तो इस प्रकार किसकी बात हुई? पार्श्व या बगल की बात हुई। और ऐसी जो ध्वनि है व्यंजन ध्वनि वो कौन सी है? लय। अर्थात जब हम लय व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो जो श्वास वायु है वो जीवा का जो अवरोध है, जीवा ने जो अवरोध उत्पन्न किया है उसको नजरअंदाज करते हुए जीवा के दोनों तरफ या दोनों बगल से या पार्श्व से यूं कहें क्या करती है? बाहर आ जाती है। इसलिए इस व्यंजन को क्या कहा गया है? पार्श्विक व्यंजन इसको कहा गया है। क्या कहा गया है? पार्श्विक व्यंजन इसको कहा गया है। अगला भेद है उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त या ताड़नजात। उत्क्षिप्त या ताड़नजात। देखो उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है? उठाकर पटकना। उठाकर पटकना या उठकर गिनना या उठाकर पटकना। ताड़नजात का मतलब क्या होता है? पीटना। या ताड़न का मतलब होता है पीटने से। ताड़न का मतलब क्या होता है? पीटने से। अर्थात जहां पीटने की सी क्या होगी? आवाज होगी। इसकी आवाज होगी, पीटने की ध्वनि महसूस होगी। ऐसा लगेगा जैसे किसी वस्तु को पीटा जा रहा है। किसी वस्तु को पीटा जा रहा है। उत्क्षिप्त का मतलब उठाकर पटकना। अर्थात जो जीवा है वो अपने आप को क्या करेगी? उठाकर पटकेगी। अर्थात ऐसा लगेगा जैसे जीवा को फेंका गया है। जीवा को उठाकर फेंका गया है। जीवा को उठाकर फेंका गया है। तो जब इन ध्वनियों का उच्चारण करेंगे, जब इन ध्वनियों का उच्चारण करेंगे तो एक तो जो ध्वनि हमें सुनाई देगी, जिस ध्वनि का हम उच्चारण करेंगे वो ध्वनि जब हमें सुनाई देगी तो किस रूप में दिखाई देगी? जैसे किसी वस्तु को पीटा जा रहा है। किसी वस्तु को जैसे पीटा गया हो उस तरह की जो ध्वनि है वो हमें सुनाई देगी। दूसरी बात, जो जीवा है वो उच्चारण के समय क्या करेगी? जैसे जीवा को किसी ने उठाकर फेंका हो। जैसे जीवा को किसी ने उठाकर फेंका हो। तो इन ध्वनियों को क्या कहेंगे? उत्क्षिप्त या ताड़नजात ध्वनियां इनको कहेंगे। और ये है हमारे पास ढ और ढ, ढ और ढ। इनका जब उच्चारण करेंगे हम ढ, जैसे सड़क, सड़क,
ड क। अब देखो ड में क्या हो रहा है कि जीवा क्या कर रही है, जीवा झटके खा रही है, जीवा क्या कर रही है, झटके खा रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे जीवा को फेंका जा रहा है, या जीवा कुछ उठाकर फेंक रही है, या फिर जीवा को खुद को फेंका गया है। ताड़नजात यानी ड स ड, यानी कि जैसे पीटने की आवाज आ रही हो, जैसे किसी को पीटने की आवाज आ रही हो, जैसे ढोल वगैरह पीटते हैं उस तरह से। तो यहाँ इनको क्या कहा गया है, उत्क्षिप्त या ताड़नजात ध्वनियां कहा गया है। अब देखो इनमें जब पीटने की आवाज आती है और जो उठाकर फेंकने वाली जो स्थिति होती है, इसमें हमें ऐसा, या जो जीवा है वो जीवा से ऐसी जो आवाज उत्पन्न होती है उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है कि जीवा को ऐसा लगता है कि जैसे उठाकर फेंका गया हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे पीटने की आवाज आ रही हो। इसका कारण है कि जो जीवा है वो 2 बार स्पर्श करती है, जीवा 2 बार स्पर्श करती है। जो तालु है, सॉरी तालु नहीं, जो मुर्दा है, तालु से ऊपर जो मुर्दा जो भाग है वहां पर जीवा क्या करती है, 2 बार स्पर्श करती है, वहां पर जीवा 2 बार स्पर्श करती है। और इस 2 बार स्पर्श करने के कारण ही इन ध्वनियों की जो आवाज है वो हमें पीटने जैसी सुनाई देती है, या फिर ऐसा लगता है जैसे जीवा को उठाकर फेंका गया है। इसलिए इनको दिव्य स्पर्शी ध्वनियां भी कहा जाता है, दिव्य स्पर्शी व्यंजन ध्वनियां। अर्थात दिव्य स्पर्शी का मतलब 2 बार इनमें स्पर्श हो रहा है, और इस 2 बार स्पर्श के कारण ही ये जो 2 स्थितियां हैं उत्क्षिप्त और ताड़नजात वाली, ये भी इसी के कारण यहाँ बनती हैं। तो इस प्रकार ड और ड, ढ और ड, ये देखो ड और ढ जो ट वर्ग में आते हैं, ड और ढ उन्हीं के रूप हैं, उन्हीं का जब उच्चारण हम दिव्य स्पर्श के साथ करते हैं, ड और ढ, जब इनका हम उच्चारण दिव्य स्पर्श के साथ करते हैं तो ये ध्वनियां हमें सुनाई देती हैं। कौन सी, उत्क्षिप्त या ताड़नजात। और इनको लिखने के लिए हम इनके साथ क्या लगाते हैं, नीचे नुक्ता लगा देते हैं, नीचे क्या लगा देते हैं, नुक्ता लगा देते हैं। यदि नुक्ता नहीं लगा है तो ये ध्वनियां कौन सी हैं, ट वर्ग वाली ड और ढ हैं। और यदि इनके साथ नुक्ता लगा दिया है तो ड और ढ के क्या है, ये दिव्य स्पर्शी रूप हैं, ताड़नजात रूप हैं। 4 भेद हो गए थे यहाँ, प्रकंपित या लुंठित 5, पार्श्विक 6 और उत्क्षिप्त 7। इस प्रकार हमारा एक और भेद रह गया है। और 8वां जो हमारा जो भेद है वो है संघर्षहीन, संघर्षहीन। अब देखो प्रत्येक ध्वनि का जब उच्चारण करते हैं तो कोई किसी न किसी प्रकार का क्या हो रहा है, संघर्ष हो रहा है। जो 2 अवयव हैं कभी आपस में टकराते हैं, कभी जीवा 2 बार स्पर्श करती है, कभी जीवा में कंपन आ जाता है, कभी जीवा कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक जो व्यंजन ध्वनि है उसके उच्चारण में क्या हो रहा था, कोई ना कोई संघर्ष हो रहा था। लेकिन यहाँ ये वे ध्वनियां हैं जिनमें कोई किसी प्रकार का संघर्ष या कोई किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं किया जाता है, कोई किसी प्रकार का प्रयत्न या कोई किसी प्रकार का संघर्ष यहाँ नहीं किया जा रहा है। और ये ध्वनियां कौन सी हैं, ये और वह, ये और वह, ये और वह ऐसी व्यंजन ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण करते समय वाग यंत्र के अवयवों को किसी प्रकार का संघर्ष नहीं करना पड़ता है। और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्योंकि संघर्षहीन ध्वनियां जो है क्या है, स्वर ध्वनियां ही संघर्षहीन है। सभी जो व्यंजन है वो तो क्या है, संघर्षशील है, प्रयत्नशील है। लेकिन यहाँ यह और वह ऐसे व्यंजन वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय किसी प्रकार का संघर्ष नहीं करना पड़ता है, इसलिए इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। और ये हैं यह और वह। तो इस प्रकार ये था हमारा प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन ध्वनियां हैं उनका विभाजन। आशा करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और आगे जो इनका जो और जो विभाजन है, अन्य जो आधार हैं, उनके ऊपर हम अगली कक्षाओं में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।